आज हम बात करते हैं कैथोलिक चर्च के बारे में, जो वेटिकन के ज़रिए पूरी दुनिया में चलाई जाती है, और इनकी जो क्लर्जी है, बिशप्स एंड फादर्स, इनके क्राइम्स के बारे में। इन्होंने जो कांड किया है वो हमारी सेंचुरी का, हमारे ज़माने का सबसे बड़ा कांड है, सबसे बड़ा स्कैंडल है, और लोगों को हार्डली इसके बारे में पता है। ये स्कैंडल है जहाँ पर हज़ारों नहीं, लाखों बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, फिज़िकल अब्यूज़ हुआ है, मेंटल अब्यूज़ हुआ है, छोटे छोटे बच्चों का रेप हुआ है। इन मैनी केसेस ये जो फादर्स और बिशप्स थे 50-50 साल तक ये करते आ रहे थे बच्चों के साथ, और ये जो चर्च के जो मैनेजमेंट है वो इनके क्राइम्स को छुपा भी रहा था। ये इतना बड़ा कांड है कि पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के पेरेंट्स को इसका संज्ञान लेना चाहिए। इमेजिन करो, आप अपने बच्चे को ऐसी जगह भेजते हो जहाँ पर आपको लगता है कि हमारा बच्चा सेफ है, और आपको बाद में मालूम पड़ता है कि आपके बच्चे को किसी ने सालों तक अपनी हवस का शिकार बनाया है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कैथोलिक चर्च का एक सत्य है, एक सीक्रेट है बट सच है। कैथोलिक चर्च में ये जो कांड हुए हैं ये सिर्फ एक स्कैंडल और एक हेडलाइन नहीं है, ये एक ग्लोबल क्राइसिस है, और पूरी दुनिया के पेरेंट्स के लिए एक वार्निंग है। हर पेरेंट के लिए इस स्कैंडल को जानना और इसके अंदर से लेसन्स लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रिवेंट कर सके ऐसी सिमिलर चीज़ उनकी सोसाइटी में उनके बच्चों के साथ ना हो। तो आज हम बात करेंगे कि ये कितना बड़ा स्कैंडल था, कैसे आप अपने बच्चों को इससे बचा सकते हैं ऐसे चीज़ों से, और क्या वजहात होती हैं, क्या रीजंस होते हैं ऐसे कांड होने के। रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा धार्मिक इंस्टीट्यूशन है, जो कि दुनिया के 1.3 बिलियन रोमन कैथलिक्स को लीड करता है। और इसी नेटवर्क ऑफ चर्चेस, स्कूल्स के अंदर ये स्कैंडल हुए हैं चाइल्ड अब्यूज़ के, और उस अब्यूज़ के कवर अप के। 2001 में पोर्चुगल ने एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन स्टैब्लिश करी, जो कि इस चाइल्ड अब्यूज़ केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उस इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है कि पोर्चुगल के चर्चेज़ में, स्कूल्स में, प्रीस्ट के घरों में ये जो प्रीस्ट थे बच्चों का अब्यूज़ कर रहे थे, और ये पिछले 70 सालों से चल रहा था। इन प्रीस्ट के जो विक्टिम्स थे वो ज़्यादातर लड़के थे जो 10 से 14 साल की उम्र में होते थे। यहाँ तक कि इस इन्वेस्टिगेशन ने ये पाया कि इनका जो यंगेस्ट विक्टिम था इन प्रीस्ट्स का, वो सिर्फ 2 साल का था। इस इन्वेस्टिगेशन ने एंड में लगभग सिर्फ 5,000 विक्टिम्स को आइडेंटिफाई कर पाए थे, जबकि ये 70 साल से चल रहा था अब्यूज़। तो जो इनका जो नंबर है केसेस का, जो विक्टिम्स का, वो बहुत हाई होना चाहिए था। ये जो इन्वेस्टिगेशन कमीशन था जो पोर्चुगीज़ में स्टैब्लिश हुआ था, इसके पहले फ्रांस में एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन ऐसा ही कायम हुआ था इन केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और उस इन्वेस्टिगेशन ने फ्रेंच चर्चेज़ में होने वाले अब्यूज़ के विक्टिम्स का नंबर 2 लाख तक निकाला था। 2 लाख बच्चे अब्यूज़ हुए थे फ्रांस में इन चर्चेज़ के अंदर। तो बहुत लोगों का ये मानना था कि पोर्चुगीज़ के जो नंबर है वो भी लाखों में होने चाहिए, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग आगे नहीं आना चाहते, बहुत सारे लोग मर गए, आगे बढ़ गए ज़िंदगी में, जो ये इन्वेस्टिगेशन उन तक नहीं पहुंच पाया। और बहुत सारे केसेस में ये भी है कि ये जो क्रिमिनल्स हैं इनको अब सज़ा भी नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर पोर्चुगीज़ में एक स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन है कि कोई भी इस क्राइम में, इस पर्टिकुलर क्राइम में अगर 20 साल से ज़्यादा गुजर जाते हैं तो 20 साल के बाद क्रिमिनल को उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उसमें उनको सज़ा नहीं हो सकती। तो वो भी पार कर चुके हैं। इतने पुराने क्राइम्स हैं जो कि अब निकल करके आए हैं। सिमिलर सी चीज़ 2018 में चिले में हुई थी, जो कि साउथ अमेरिका में है। वहाँ पर कैथोलिक चर्च का जो टॉप ऑफिसर था, कार्डिनल रिकार्डो, उसको इंडाइट किया था वहाँ की गवर्नमेंट ने कि उसने ये जो सेक्स के जो स्कैंडल थे, सेक्स अब्यूज़ के, उसको कवर अप किया, उनको छुपाया। ये जो चिले में इन्वेस्टिगेशन हुआ था, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन हुआ था, और इन्वेस्टिगेशन ने ये भी पाया था कि ये जो टॉप का जो ऑफिसर था, इसका एक राइट हैंड मैन था, उसका नाम था फादर ऑस्कर मुनियोज। इसने भी, इसके ऊपर भी कई बच्चों को रेप करने का इल्ज़ाम इसके ऊपर था, और इसके चलते वहाँ की सरकार ने, वहाँ के कोर्ट्स ने इसको हाउस अरेस्ट में बंद कर दिया था। इसके जो विक्टिम्स थे, इसके अंदर 3 विक्टिम्स तो इसके खुद के नेफ्यूज़ थे, इसके खुद के भांजे भतीजे थे। चिले के इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ 178 विक्टिम्स निकल करके आए थे, जो कि बहुत कम हो गए एक्चुअल रियल नंबर से। 161 मेंबर्स
चर्च के चीले के अंदर उनको प्रोसिक्यूट किया गया था इन क्राइम्स के वजह से। और ये जो चर्च के मेंबर्स थे जिनको प्रोसिक्यूट किया, जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए थे, उसमें 7 बिशप्स भी थे चीले के अंदर। और उन बिशप्स में से 1 या 2 तो ऐसे भी थे जो पोप फ्रांसिस था जो वेटिकन में रहता, उसके एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर्स थे। इतने हाई रैंकिंग मेंबर्स ये थे जो कि इन सब कांड में इसमें पकड़े गए थे। इनके ऊपर चार्जेस फाइल हुए थे सेक्सुअल अब्यूज़ के बच्चों के ऊपर। अब ये जो लोग थे ये आपस में, इनको सब पता भी था, ये बच्चों का अब्यूज़ भी करते थे, एक दूसरे को कवर अप भी करते थे और अब्यूज़ करने में एक दूसरे की मदद भी करते थे। और सिमिलर इन्वेस्टिगेशन कमीशन ऑस्ट्रेलिया ने भी बिठाया था। ऑस्ट्रेलिया ने भी जब इन्वेस्टिगेट किया तो उनको पता चला कि थाउजेंड्स ऑफ विक्टिम्स हैं उनके देश में भी इस चर्च के वजह से। होंगे तो लैक्स में, लेकिन थाउजेंड्स वो इन्वेस्टिगेशन ने पाए थे। उन्होंने ये भी पाया था कि ऑस्ट्रेलिया की जो चर्च थी, कैथलिक चर्च थी, उन्होंने 1980s से कुछ $212 मिलियन ये जो विक्टिम्स थे उनको चुप रहने के लिए पैसा दिया था, कि जब भी कोई इल्ज़ाम लेके उनके पास आता था तो वो उसका पैसा दे करके उनको चुप बिठाने की कोशिश करते थे। इस चक्कर में उन्होंने $212 मिलियन खर्च किए थे ऑस्ट्रेलिया की कैथलिक चर्च ने। और ऐसे सिमिलर केसेस हर जगह देखने मिले, बेल्जियम में, आयरलैंड में, जर्मनी में, नेदरलैंड्स में, ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड स्टेट्स में भी सिमिलर कांड हुए हैं। ये जो प्रीस्ट होते थे ये पेडोफाइल्स थे, इनको बच्चे पसंद थे, इसलिए ये बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ करते थे, उनका रेप करते थे। 40 50 सालों तक ये लोग करते रहे बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ने इनको पकड़े के, क्योंकि इन सारे फादर्स को, इन सारे प्रीस्ट को स्कूल्स का एक्सेस बहुत था, है ना। स्कूल्स में बच्चे चलते हैं, बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ पे इनको एक्सेस था। चर्चेज़ में बच्चों का एक्सेस था। यहाँ तक कि जब किसी प्रीस्ट के बारे में, किसी फादर के बारे में बहुत सारी कंप्लेंट्स आने लगती और वो उस एरिया में बदनाम हो जाता कि यार ये बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ करता है, तो चर्च का ऑर्गेनाइजेशन क्या करता था, उनको सिर्फ मूव कर देता था दूसरे लोकेशन पे। उनको निकालते नहीं थे, दूसरे लोकेशन पे भेज देते थे, जहाँ पे वो फिर से शुरू करते थे अपना अब्यूज़ का साइकिल वहाँ के बच्चों के साथ। अब उनको तो पता नहीं है इसकी हिस्ट्री के बारे में। ऐसे से ये सिस्टम पूरा चलता था। इन प्रीस्ट के जो विक्टिम्स हैं, जो बच्चे हैं, जो बाद में जाके बड़े हुए, इन्होंने इस सेक्सुअल अब्यूज़ के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, है ना, इसके कॉन्सिक्वेंसेस सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करें। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया बड़े होकर के, क्योंकि वो उस ट्रॉमा को झेल नहीं पाए। कई ड्रग एडिक्ट्स बन गए, कुछ अल्कोहलिक्स बन गए, और हर किसी को किसी न किसी प्रकार का मेंटल इलनेस है, मेंटल ट्रॉमा है उनको, जिससे ये विक्टिम्स पूरी ज़िंदगी गुजरते हैं इन फादर्स, इन प्रीस्ट की वजह से। ये तो अब समझ में आया है, कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले तक ये सब चीज़ें बाहर निकल करके आई हैं। पता नहीं कितने सालों से ये चलता होगा। आई थिंक इवन सेंचुरी, सदियों से ये लोग कर रहे होंगे, क्योंकि सदियों से इनको इन बच्चों का एक्सेस है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो ये लोग बताते हैं कि वो है सेलिबेसी। सेलिबेसी जो है, ये लोग शादी नहीं करते, घर नहीं बसाते, तो ह्यूमन अर्जेस हर किसी के अंदर होती है, तो वो इस तरीके से उनको निकालते हैं। ये एक वजह हो सकती है, और पता नहीं और क्या क्या सेक्सुअल साइकोलॉजिकल वजह होती होगी इन लोगों के प्रेडेटर्स, अब्यूजर्स बनने की, जो कि कई सदियों से इस चर्च के अंदर चला आ रहा था। क्या होता है ना कि बच्चे जो होते हैं इन प्रेडेटर्स का सबसे इजी टारगेट होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ना समझ होते हैं। फिर अगर कोई समझदार भी है थोड़े बच्चे, तो वो बोलने से कतराते हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती, कमज़ोर होते हैं बच्चे, लड़ नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते। तो इन प्रेडेटर्स का सबसे इजी टारगेट बच्चे होते हैं। तो एज अ पेरेंट, किसी भी पेरेंट के लिए इन सारी चीज़ों से, इन सारे क़िस्सों के वजह से कुछ लर्निंग्स हैं। वो लर्निंग्स हर पेरेंट ने लेना चाहिए। ये गुमान में नहीं रहने का कि अरे हमारे साथ तो नहीं होगा, नहीं, आपने प्रिकॉशंस पहले ही लेना चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या है कि टीच योर किड्स, आपके बच्चों को ये बताओ कि बाउंड्रीज़ क्या होती है ना, कि भैया ये आपकी बाउंड्रीज है, ये आपकी बॉडी है, ये बॉडी आपको बिलोंग करती है, इस बॉडी को कोई भी इनअप्रोप्रिएटली टच नहीं कर सकता। अगर से करता है तो आप उसको नहीं बोलो और उस इंसिडेंट को आप आके रिपोर्ट करो। ये कॉन्फिडेंस और ये समझदारी आपने आपके बच्चों को देना सबसे क्रिटिकल है, सबसे इम्पॉर्टेंट है जब आप उसको दुनिया में भेज रहे हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप अपने बच्चों से कम्युनिकेट करो,
एनकरेज करो, ऐसा माहौल बनाओ कि आपके बच्चे आपसे कम्युनिकेट कर पाएँ, उनके डर के बारे में, उनके फियर्स के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में। वो आपको बताने से कतराए ना। क्या होता है ना कि बहुत बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स को इसलिए नहीं बताना चाहते कि पेरेंट्स सुनते ही बौखला जाते हैं, डांट देते हैं, चिल्लाने लगते हैं, हाँ, एक नॉर्मल सा बिहेवियर नहीं रहता, तो बच्चे बोलते हैं चलो ठीक है मैं अपने पास ही रखता हूँ। लेकिन आपने ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि आपका बच्चा आपको उसकी ज़िंदगी में चल रही कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो आपको बता पाए। और तो और आपको रेगुलरली उनको ये सवाल पूछते रहना पड़ेंगे कि कैसे चल रहा है, कुछ परेशानी तो नहीं चल रही, कुछ आप दिक्कतों से तो नहीं गुजर रहे हैं, बाहर की दुनिया आपको कैसे ट्रीट कर रही। ऐसे सारे सवाल, ऐसे सारे कम्युनिकेशन आपने अपनी औलाद के साथ करते रहने चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके बच्चों की ज़िंदगी में जो भी अथॉरिटी फिगर्स होते हैं ना, जैसे कि टीचर्स, उनके कोचेस, रिलीजियस टीचर्स और आपके जो फैमिली के फ्रेंड्स होते हैं, इन सारी चीज़ों इन लोगों को वेट भी करना, मतलब इनको थोड़ा सा इनके बारे में जानना भी और इनको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर भी करना चाहिए। जैसे कि आपका बच्चा अगर किसी क्लासेस के लिए जा रहा है, ट्यूशन हो या स्पोर्ट्स हो, तो आपने वहाँ पर विजिलेंट रहना चाहिए, आपने उनका बैकग्राउंड भी चेक करना चाहिए और कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए कि यहाँ पे कैसे लोग हैं, ये बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं, इसकी नज़र, पैनी नज़र आपके ऊपर आपकी होनी चाहिए। और अथॉरिटी फिगर्स पे ज़्यादा इसलिए होने चाहिए कि बच्चे जो है ना अथॉरिटी फिगर से डरते हैं, उनको ओबे करते हैं, तो उनके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। और स्पेशली सबसे इम्पॉर्टेंट, रिलीजियस लीडर्स। कभी कभी क्या होता है, हम हमारी आस्था के चक्कर में हम रिलीजियस लीडर्स को ऐसे पेडिस्टल पे, ऐसे सर पे उठा के रखते हैं कि हमको लगता है कि यार ये तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते, बल्कि सब क्यों। लेकिन ये जो चर्चेज में हुए, ये रिलीजियस लीडर ही थे जिनको आटमोस्ट रिस्पेक्ट से लोग देखते थे। सबसे बड़ा कांड उन्होंने ही कर दिया फॉर सेंचुरीज एंड ईयर्स एंड डेकेड्स, है ना। तो कोई भी अबव नहीं है आपके बच्चों की सेफ्टी के। सबको शक की नज़र से नहीं है, लेकिन सबको वेट करो। फैमिली फ्रेंड्स जो होते हैं उनको भी देखो। अभी रिसेंट में एक किस्सा ये आया था कि एक स्कूल जाने वाली बच्ची थी जो कि अपने घर में बैठ के होमवर्क कर रही थी। उसके बाप का जो एक दोस्त है वो घर में आया और उसने उस बच्ची को, जो बेडरूम में बैठ के अपना काम कर रही थी, उसने सेक्सुअली जाके अब्यूज़ किया उस बच्ची को। तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि आपके जो दोस्त हैं उनको इतना फ्री एक्सेस कैसे हैं कि वो आपके बेडरूम में घुस रहे हैं आपकी बच्ची के। देयर शुड बी बाउंड्रीज कि कोई गेस्ट आते हैं तो आपके हॉल में बैठेंगे, आपके साथ बैठेंगे, वो आपके बच्चों के साथ एक रूम में टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। ये सारी बाउंड्रीज आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी। और जो कि मैंने कहा कि रिलीजियस फिगर्स पे ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि लोग उनको बहुत सराखों पे रखते हैं तो उनकी हिम्मतें बहुत बढ़ जाती है। ये चर्च के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिश्चियनिटी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, नहीं, ये समाज का प्रॉब्लम है। ये सारे रिलीजियस लीडर्स जो कांड करते हैं ये दूसरे रिलीजन्स में भी होता है। मैं किसी को जानता हूँ जो कि एक जमात में गया था। वो जमात में जहाँ पर के जाके दीन की बातें लोग करते हैं, वहाँ पे इनअप्रोप्रिएटली उसको टच किया गया था। तो नो वन इज़ अबव सस्पिशन कि भैया हम आँख बंद करके आप पे भरोसा करेंगे हमारे बच्चों के बारे में। नहीं, आपको विजिलेंट रहना है, कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि बेसिकली अपने बच्चों की लाइफ में इन्वॉल्व रहो, एब्सेंट पेरेंट मत रहो। जाओ उनके साथ खेलो कूदो। सिर्फ काम पैसे पैसे के चक्कर में ये जो लोग अपने बच्चे की जिम्मेदारी किसी और पे थोप देते कि आप इनको अच्छा इंसान बनाओ, है ना, लो मौलाना, लो प्रीस्ट, लो पंडित जी, इनको अच्छा इंसान आप बनाओ। अरे अच्छा इंसान उसको बनाने की, उसको तरबियत देने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप खुद ये जिम्मेदारी लो। जब उसके साथ आप रहोगे तो जब उसके मूड में, उसके डिमीनर में बच्चे के चेंजेस आएंगे तो आपको समझ भी आएगा। जब आप इन्वॉल्व रहेंगे तभी वो आपको बताएगा भी। जनरली क्या होता है ना कि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने बच्चों की आउटसोर्स कर देते हैं, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। पांचवा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने भी ना आपके इंस्टिंक्ट्स को भी ट्रस्ट करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स को ये शक होता है कि कुछ गलत हो रहा है ये इंस्टीट्यूशन में यहाँ पर, लेकिन वो डरते हैं, वो सवाल नहीं पूछना चाहते। वो चलते हैं कि अरे यार शायद मेरे ही मन में ऐसा ख्याल हो रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपने अपने इंस्टिंक्ट्स को भी ट्रस्ट करने चाहिए। आपका बच्चा अगर कोई साइंस दिखा रहा है अब्यूज़ के या परेशान है तो आपने उसको सवाल पूछना चाहिए। और आप जब इन इंस्टीट्यूट्स में इन्वॉल्व हो रहे हो तो आपको अगर कुछ चीज़ लग रही है जिस पे सवाल होना चाहिए तो आपने अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करके सवाल पूछना चाहिए कि बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, वैसे वाला अप्रोच आपने लेना चाहिए। और छठा सबसे
इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपने जो इंस्टीट्यूशंस के साथ आप इन्वॉल्व है, आपके बच्चे इन्वॉल्व है, उनसे भी ट्रांसपेरेंसी की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। आपने देखना चाहिए कि बच्चों की सेफ्टी के लिए क्या ये प्रिकॉशंस ले रहे हैं, क्या स्टेप्स है, क्या पॉलिसीज़ हैं इनकी, वो सारी चीज़ें भी बहुत क्रिटिकल होती है। किसी भी ऐरे गहरे को आपके बच्चे का एक्सेस नहीं होना चाहिए। आपने किसी ऐरे गहरे को उसका एक्सेस भी दे दिया, उस ऐरे गहरे को इसका अथॉरिटी फिगर भी बना दिया, फिर आपकी नज़र भी उस पर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें बहुत खतरे की घंटियाँ होती हैं। ऐसी सारी चीज़ें हमारे समाज में इसलिए होती है क्योंकि जो विक्टिम होता है वो खुद शर्माता है, उसको खुद शर्म आती है अपने ऊपर जब उसके साथ कुछ ऐसा होता है। और अब्यूज़र्स को ये मालूम रहता है, डीप डाउन उनको ये पता होता है कि इन बच्चों के साथ कुछ होगा तो ये खुद इतने शर्मिंदा रहेंगे कि ये किसी को जाके बोलेंगे ही नहीं। आपको खुद पता है कि कई अडल्ट्स ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा कुछ होता है तो वो खुद इस बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि समाज फिर उनको गंदी नज़र से देखता है। तो फिर बच्चे हैं, बच्चे कहाँ से चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इसीलिए ऐसे सारे कांड हमारे यहाँ होते हैं। तो हमने इस माहौल से बाहर निकलना चाहिए और विक्टिम्स से बात करना एक नॉर्मल सी होनी चाहिए कि किसी के साथ ऐसा होता है तो उसको डर नहीं लगना चाहिए इस चीज़ों को रिपोर्ट करने के लिए। अब्यूज़र्स को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझती, इसीलिए ये हमेशा कभी भी आप देखना कि वनरेबल लोगों को टारगेट करता है, जैसे कि बच्चे हो गए। फिर आप देखोगे कि जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट की जो पिछड़ी हुई औरतें होती हैं उनको टारगेट करते हैं, औरतों को स्पेशली टारगेट करते हैं क्योंकि औरतें पिछड़ी हुई होती है, कमज़ोर होती हैं। तो अब्यूज़र्स नो कि कैसे किन लोगों को टारगेट करना है, तो आपने उन्हीं लोगों को एम्पावर करना है, उन्हीं लोगों से बात करनी है, उन्हीं लोगों को हिम्मत देनी है जो कि हमारे समाज में कमज़ोर है। और सबसे ख़तरनाक बात तो ये है कि ये जो अब्यूज़र्स होते हैं, चांसेस ये होते हैं कि ये पहले इनके ऊपर अब्यूज़ हुआ होगा, ये विक्टिम्स थे पहले, फिर जाकर के ये अब्यूज़र्स बनते हैं। साइकोलॉजिकल एक चेन, एक साइकिल बन जाती है ये। इसके बारे में मैंने पिछले भी एक वीडियो में बात करी थी कि कैसे साइकोलॉजिकल में टर्म्स में, साइकोलॉजी की स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जिन लोगों पे ये अब्यूज़ होता है, जो विक्टिम्स होते हैं, आगे जा कर के वो अब्यूज़र्स बनते हैं। चांसेस ये है कि वो अब्यूज़र्स बन जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है, अनलेस अर्ली साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उनको मिले, थेरेपी मिले, लेकिन चांसेस ये है कि वो अब्यूज़र्स बनते हैं। और यही शायद रीज़न होगा कि जो कैथलिक चर्च के अंदर इतने सारे परवर्ट्स और पेडोफाइल्स एक जगह जमा हो गए कि एक फादर ने बहुत सारे बच्चों पे अब्यूज़ किया, उनमें से कई सारे बच्चे खुद फादर्स और बिशप्स बन गए और फिर वो खुद परपेट्रेटर्स और प्रेडिटर्स बन गए और दूसरों पे अब्यूज़ किया। ऐसा करते करते बहुत सारे जो अब्यूज़र्स हैं वो एक जगह जमा हो गए एक कैथलिक चर्च के अंदर। तो ऐसा हो सकता है। और इन सारे पॉइंट्स में से सबसे क्रिटिकल, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको समझने की ये ज़रूरत है कि ये जो रिलीजियस अथॉरिटी फिगर्स होते हैं, इनको इतनी ऑ में रह के नहीं देखना चाहिए। इनको ये नहीं समझना चाहिए कि ये गलतियां कर ही नहीं सकते, क्राइम कर ही नहीं सकते। हमारे इंडिया में भी कितने बाबा लोग हैं जो पकड़े गए हैं ये सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस के अंदर। बाद में पता चलता है कि इनके जो भक्त थे, जो लोगों ने इनको ट्रस्ट किया, उन्हीं के बच्चों को सेक्सुअली इन्होंने अब्यूज़ किया। इसको बोलते हैं द हेलो इफ़ेक्ट, कि आप इनके ऊपर एक हेलो और एक लाइट इमेजिन कर रहे हैं कि भैया ये तो भगवान का ही रूप है और ये कुछ गलती कर ही नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। अपने बच्चों से रिलेटेड कोई भी इंसान इतना होली, इतना बड़ा, इतना ग्रेट है ही नहीं कि वो जो चाहे अपने बच्चों के साथ करें, कि मेरे अपने बच्चे के साथ एक रूम में बंद हो जाए और आप बाहर बैठे हो। ऐसा कांड लोगों के साथ हुए हैं इन बाबाओं के चक्कर में, है ना। तो नो अथॉरिटी फिगर इज़ दैट ग्रेट कि वो ये सब कर सके, उसको इतनी इजाज़त मिले, इतनी लिबर्टीज़ मिले आपके बच्चों के साथ। ये आपने मेक श्योर करनी चाहिए।